हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग आईक्यू पे। और आज मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज़ फॉर लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके क्वेश्चंस एम्स के पिछले साल के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उम्मीद है ये आपकी आगे भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन से आरबीसी एंटीजन्स मेंडेलियन कोडोमिनेंट हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। ओके, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? कोडोमिनेंस का मतलब है एक एलीली दूसरे एलीली को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे अगर एक बेबी के पापा से ए एलीली मिला और उसे अपनी मम्मी से बी एलीली मिला तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे कोडोमिनेंट होंगे। ऐसा नहीं कि ए ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर बी ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट होंगे। और किस तरह से ब्लड ग्रुप जो है वो बेबी का होता है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ओ एलीली जो है वो रिसेसिव है, ए एंड बी एलीली इज कोडोमिनेंट। तो हमारा अगला सवाल है, ट्रांसुडेटिव पेरिटोनियल फ्लूइड किस वजह से होता है? इसका सही जवाब है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ट्रांसुडेट जो है वो जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हेपेटिक सिरोसिस, इनकी वजह से होता है। ठीक है, और बाकी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस केस में एक्सुडेट्स होते हैं और किस केस में ट्रांसुडेट्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से स्टेट्रिया कौन कॉज करता है? ठीक है, ऑप्शन हैं बाइल पिगमेंट डेफिशिएंसी, बोथ ए एंड डी, ई कोलाई, बाइल सॉल्ट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बाइल सॉल्ट डेफिशिएंसी। इसकी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर बाइल सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो फैट ग्लोबुल कंप्लीट रहेगा और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो फीसेस में आएगा या फिर स्टूल में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, HbA1c का कितना सैंपल लिया जाता है? ठीक है, और किस वायल में लिया जाता है? ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा आंसर है अगर आप क्वेश्चन को देखें तो, क्योंकि HbA1c का सैंपल EDTA वायल में लिया जाता है और ऑप्शन में सिर्फ एक में EDTA का एग्जाम्पल है। तो आंसर इज डी, कलेक्ट 4 ml ब्लड इन 4 ml EDTA वैक्यूम ट्यूब। ओके, तो HbA1c जो टेस्ट है उसको हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं और ये पास्ट 120 डेज़ का हमें ग्लूकोज हिस्ट्री बताता है एक पेशेंट का, और इसकी नॉर्मल रेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, सीरम का एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है? ठीक है, एंटीबॉडी टाइटर सीरम का। ओके, तो इसका सही जवाब है हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द सीरम विच गिव्स एन ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विद एंटीजन। तो सीरम को कितना हम डाइल्यूट करने के बाद भी वो एक ऑब्जर्वेबल रिएक्शन दिखा रहा है एक एंटीजन के साथ। ठीक है, उसे हम कहेंगे एंटीबॉडी टाइटर उस सीरम का, उस पर्टिकुलर सीरम का। ओके, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 37, स्किस्टोसोमिया हेमेटोबियम ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, ओके, इसका सही जवाब है ट्रांसिशन सेल कार्सिनोमा। ठीक है, यही एक ऐसा पैरासाइट है स्किस्टोसोमिया हेमेटोबियम जो यूटीआई कॉज करता है और यूरिनरी ब्लैडर में इसकी वजह से सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ कॉज जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है, स्किस्टोसोमा हेमेटोबियम इन द यूरिनरी ब्लैडर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और एक जो है वो एक सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है एक स्पेसिफिक आयन के लिए, मान लीजिए सोडियम के लिए।
ठीक है, जो कि रिएक्ट करेगा उस आयन के साथ जो कि सैंपल में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसी का इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट होता है इन आईएससी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइटोलॉजी में कौन सा स्टेन यूज़ होता है? इसका सही जवाब है पैप स्टेन। ये काफ़ी रिलायबल टेक्निक है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और भी कुछ स्पेशल स्टेन्स हैं जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे पास स्टेन जो है वो म्यूसिन्स और ग्लाइकोजन के लिए, प्रूशियन ब्लू फॉर आयरन, मेसन फोंटाना फॉर मेलानिन, कॉन्गो रेड इज़ फॉर एमिलॉयड, जील नेल्सन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, बाइल पिगमेंट फॉर फाउचेट्स रिएजेंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस तो है आरएनए वायरस, पोलियो वायरस भी है फ्रॉम द फैमिली रेट्रोविरिडे, एस्ट्रोवायरस भी है, तो आरएनए वायरस जो है वो कौन सा नहीं है? एडेनो वायरस। ठीक है, एडेनो वायरस जो है मीडियम साइज का नॉन एनवेलप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जंपिंग जीन्स को हम और क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ट्रांसपोजॉन्स। और ये जो है जंपिंग जीन्स होते क्या हैं? ये क्या करते हैं? ये डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं जो एक जीनोम से दूसरे जीनोम में ट्रांसफ़र या मूव किए जा सकते हैं। ठीक है, एक जीनोम से दूसरे जीनोम तक। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो दूसरे जीन में या फिर दूसरे जीनोम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसपोजॉन कहते हैं या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसमें नहीं होता? किसमें नहीं होता? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो आयरन की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बन पाता है और रेड ब्लड सेल्स भी फिर फर्दर डेवलप नहीं कर पाते हैं और अनीमिक कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, और ये कुछ सिम्टम्स हैं अनीमिया के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बैक्टीरिया में ऑर्गन ऑफ एडेशन यानी रिसेप्टर से अटैचमेंट वाला कौन सा पार्ट होता है? तो इसका सही जवाब है फिम्ब्रियाई। और फिम्ब्रियाई जो है वो एक फिलामेंटस प्रोजेक्शन होता है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर या फिर किसी होस्ट सेल के साथ बाइंड करता है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा रोमानॉस्की स्टेन के अंडर नहीं आता? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कॉन्गो रेड स्टेन। ये एक तरह का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन है जो कि हम अमालॉइड के लिए करते हैं। ठीक है, और रोमानॉस्की स्टेन्स इस पिक्चर में कंप्लीट रोमानॉस्की स्टेन्स की लिस्ट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा मेलिनेंट ट्यूमर है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है लिम्फोमा। लिम्फोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सी चीज़ मलेरिया का रैपिड डायग्नोस्टिक किट डिटेक्ट नहीं कर सकता? ठीक है, मतलब मलेरिया का कौन सा टाइप जो है वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट डिटेक्ट नहीं कर सकता? तो इसका सही जवाब है PVHRP1। इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स HRP1। ओके, तो बाकी टेस्ट की बात करें तो आरडीटी में हम रैपिड डायग्नोस्टिक किट में हम बफर के साथ फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, होल ब्लड डालते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल और टेस्ट पे बैंड आता है, तो पॉजिटिव टू दैट स्पेसिफिक टाइप जिसके ऊपर भी बैंड आया है। ठीक है, जैसे कि इसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए है एक बैंड, ठीक है, एक पैरासाइट एल्डोलेस के लिए एक बैंड है। ओके, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो किस में नज़र आते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये चाइनीज़ लेटर शेप्ड होते हैं और हम इसको देखने के लिए जनरली एल्बर्ट स्टेनिंग लैब में करते हैं। ठीक है, एल्बर्ट स्टेनिंग कुछ इस तरह से स्टेन होके आपको नज़र आएगा चाइनीज़ लेटर शेप में, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। उसके साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। कलरीमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ठीक है, तो ये बेस्ड है बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे।
ठीक है। इस लॉ का कहना है कि एब्जॉर्प्शन जो है, अगर हम एक साथ इस लॉ को लें तो एब्जॉर्प्शन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एंड द पाथ लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम एक साथ इस लॉ को लें, वैसे ये अलग अलग लिए जाते हैं एंड देन फिर कंबाइन किया जाता है। अगर आपको इस लॉ के बारे में और अच्छे से जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक लैब टेक्नीशियन है जो फ्लेबोटोमिस्ट की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, बट उसने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है एचबीवी के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो उसे क्या करना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है उसे पूरी वैक्सीन डोज कंप्लीट करनी चाहिए। शी मस्ट कंप्लीट फुल वैक्सीन डोजेज बिफोर ज्वाइनिंग वर्क। ठीक है, तो कंप्लीट वैक्सीन डोज उसे पूरी करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है रिवर्सिबल इंजरी का? ठीक है, तो पहले रिवर्सिबल इंजरी को समझते हैं। जब भी हम किसी एक जगह पे प्रेशर बिल्ड करते हैं और अगर वो सेल स्ट्रेस नहीं झेल पाता है, तो इस तरह की इंजरी होती है जो कि बाद में रिवर्स हो जाती है। मतलब बाद में फिर कुछ देर बाद अगर प्रेशर हटा लें हम उस जगह से तो वो ठीक हो जाती है। तो इसका सही आंसर है क्लाउडी स्वेलिंग। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो क्या है? क्लाउडी स्वेलिंग। तो एज द नेम implies this occurs if extreme stress persists and the cell is unable to adapt to overcome the stress. This type of injury results in cellular and morphological changes that can still be reversed if the stress is eventually removed. तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हम एक सेल पे अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कुछ रिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, राइबोसोमल डिटैच हो रहा है। ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक जो है वो स्वेल हो रहे हैं, जो कि बाद में जब प्रेशर हटा लेंगे तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, एक पेशेंट का सीरम क्रेटिनिन जो है वो 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और इसे हमें पता लगाना है कि इसका जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो इसका सही जवाब है 30 ml पर मिनट। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? ये मेजर करने के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट फार्मूला, या फिर एक और फार्मूला है मॉडिफाइड एमडीआरडी फार्मूला। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम ये एक एवरेज जीएफआर जो है वो निकाल सकते हैं फ्रॉम क्रिएटिनिन। ठीक है, तो क्रिएटिनिन जो है वो जनरली हमारी बॉडी से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, थोड़ा भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता फ्रॉम किडनी। ठीक है, किडनी से पूरी तरह से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमें जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पता करना है तो क्रिएटिनिन इज द बेस्ट। ओके, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन बढ़ाता है? ठीक है, कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। ठीक है, ये प्रोमोट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को गट में। ठीक है, और साथ में सीरम कैल्शियम और पोटेशियम कंसंट्रेशन को स्टेबल रखता है। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर ये कैल्शियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को स्टेबल रखता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इनमें से कौन सा ट्यूमर हार्मोन पर डिपेंड नहीं करता? ठीक है, कौन सा ट्यूमर है जो हार्मोन की वजह से नहीं होता? ठीक है, तो इसका सही जवाब है लंग ट्यूमर। ठीक है, लंग ट्यूमर क्यों? क्योंकि लंग ट्यूमर होने के जो चांसेस हैं, ये किस वजह से होता है? अल्कोहलिज्म की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस वायरसेस की वजह से, या फिर और भी कई तरह के कैंसरस चीज़ों को यूज़ करने की वजह से। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गया इसमें, टोबैको की वजह से। ठीक है, इन सभी की वजह से लंग ट्यूमर होता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा टेस्ट कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी के लिए है? ठीक है, को कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी पता करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट है? तो दैट इज एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड है अगार में, जो कि टॉक्सिन डिटेक्ट करता है कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का। ठीक है, कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकेंगे कि ये एक अगार प्लेट है। ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रिप्स डली हुई हैं। एक नॉन टॉक्सिजेनिक कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की लाइन है, एक नॉन टॉक्सिजेनिक और एक अननोन।
ठीक है, तो इसके थ्रू हम पता लगाते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है टिंडलाइजेशन में मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कितने टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे टिंडलाइजेशन होता है। ठीक है, ये एक तरह का मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। और इसमें क्या होता है कि पहले जो है स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और वेजिटेटिव सेल्स बनते हैं जिनको कि 100 डिग्री सेल्सियस पे किल किया जा सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हमारा लास्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पिछले एमसीक्यू के पार्ट में पूछा था और कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया था। इसका सही जवाब है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, और कैटलेज टेस्ट जो है वो उन बैक्टीरिया के लिए है जिसके अंदर कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हाइड्रोजन और वाटर में ब्रेक करता है। ठीक है, और अगर एक ऑर्गेनिज्म कैटलेज प्रोड्यूसिंग है तो वो क्या करेगा, बबल प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन बबल्स, जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए कि सार्स कोव 2 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो भी चल रहा है कोविड वायरस, कोविड 19, उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, वरना ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सभी घर पे रहें, सेफ रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।